यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम साइंस की एनसीईआरटी अपने देख रहे हैं क्लास छठी की। तो आज हम लास्ट चैप्टर हमारा है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। इससे पहले जो हमारे 15 चैप्टर थे 15 चैप्टर का हम डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कस अपने कर चुके हैं। आज हम जो अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर आपका बचता है क्लास 6 का कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो उसका निपटान है, कचरा को संग्रहण करना और उसका निपटान के बारे में हम देखेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 16 है हमारा कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये हमारा चैप्टर 16 है। लास्ट चैप्टर हमारा 60 क्लास 6 का है। कल से हम अपनी जो 7th क्लास हमारी है उसके साइंस की, तो साइंस एनसीईआरटी कल से हम स्टार्ट कर देंगे 7वीं क्लास की जो 7वीं कक्षा की हमारी एनसीईआरटी है। कल से हम 7वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर हमारा आज बचता है। चलिए, इसको भी अपना फिनिश कर लेते हैं। चलिए, पहला टॉपिक आता है हमारा कचरा संग्रहण। तो जो कचरा होता है, कचरा संग्रहण के बारे में अब हम देखेंगे। तो कचरा संग्रहण में होता क्या है, चलिए ये हमारा है कचरा संग्रहण। पहला पॉइंट इसमें आता है, हम अपने घरों, जैसे हमारा जो घर है, हाउस है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा विद्यालय है, स्कूल है जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, दुकानें हैं जहाँ से हम सामान खरीद के लाते हैं, और जो कार्यालय होता है, तो प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ से यानी हम अपने घरों से, विद्यालयों से, दुकानों से, या जो कार्यालय होते हैं वहाँ से डेली की डेली क्या होता है, डेली ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा में क्या होता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में जो कूड़ा कचरा है वो हम बाहर फेंकते हैं। यानी अपने घर से, विद्यालय से, दुकान से बाहर की ओर उन कूड़े करकट को फेंक देते हैं। अगला पॉइंट है अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। तो जो अनाज है जिससे जो हमारी रोटी बनाता है, यानी अनाज से हम अपना जो खाना है रोटी बनाते हैं, दालें हो गई जिन्हें हम खाते हैं, बिस्कुट हो गए, दूध हो गया, या फिर जो तेल होता है, जो ऑयल है, उन सभी को हम दुकानों से खरीद कर लाते हैं, जो किन में आता है, प्लास्टिक की थैलियों में आता है या फिर टीनों में आपका पैक होके ये आता है। तो इन्हें भी क्या देते हैं, फिर हम जो तीनों में ये पैक होके आता है, तेलियों में आपका आता है, तो इन सभी को फिर हम पैकिंग की जो सारी वस्तु है इनको क्या फेंक देते हैं, कचरे में अपने फेंक देते हैं कि ये सब क्या वेस्टेज है, कचरा आपका है, तो कचरे में इनको फेंक देते हैं। अगला पॉइंट है, कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी भी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है, तो वो भी वेस्टेज में आपका जाता है और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं जिनका बहुत ही कम हम यूज़ करते हैं और उन्हें फिर हम बाद में क्या फेंकना पड़ता है, उन्हें बाद में हमें कचरे के डिब्बे में अपना फेंकना पड़ता है। अगला पॉइंट है, हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। तो सबसे जो हम दैनिक क्रियाकलापों में इसमें बात की गई है कि अत्यधिक जो कचरा है वहाँ से या हमारा डेली हम अत्यधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कचरा है वो हम पैदा करते हैं, यानी उत्पन्न हो जाता है, कचरे का ढेर लग जाता है जब डेली हम इतना सारा कचरा बाहर की ओर फेंकेंगे। आगे है अगला पॉइंट, हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छैल के फेंक देते हैं। जब हम सफ़र करते हैं, यानी हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है, जब हम पब्लिक प्लेस आपका होता है वहाँ पर जाते हैं, या फिर जो बस होती है जिसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पर जाते हैं, या रेलगाड़ी में जाते हैं, वहाँ पर हम कुछ खाने की वस्तुएं खरीद लेते हैं। स्पेशली मूँगफली के लिए नहीं है, अदर चीज़ें जो होती है वो भी हम खरीदते हैं। तो उसका जो छिलका होता है उसे बाहर की ओर हम फेंक देते हैं या ट्रेनों में ही डाल देते हैं, तो उससे भी कचरा पैदा होता है। आपका अगला पॉइंट है, बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। अगर हमने जो बस है, बस से हमने ट्रैवलिंग किया है, तो बस में ऑब्वियसली बात है टिकट भी आपको मिला होगा, तो टिकट मिलने के बाद यानी जब हमने अपना पूरा सफ़र कर लिया और बस से उतरने के बाद हम जो टिकट होता है वो भी हम वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता है, तो कोई बच्चा क्या होता है, अपने खेल के लिए क्या करता है, वो पूरी पेंसिल ही छील देता है, यानी पूरी पेंसिल को ही वो छील देता है। उससे भी जो छिलका उसका होता है, पेंसिल को छीलते छीलते जो बनता है, तो उसे भी हम ऐसे ही डाल देते हैं। वो भी क्या है, वेस्टेज आपका, यानी खेल की वजह से हमने कूड़ा अपना फैला दिया।
अगला पॉइंट है, हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख रहे हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाते हैं। जब हम अपनी नोटबुक पे काम करते हैं तो काम करते करते क्या होता है, काम करते करते हम कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो गलती हो जाने के बाद या फिर जो हमारा पेज होता है जिस नोटबुक पर हम लिख रहे हैं तो उस पर भी स्याही छिड़क जाती है। जब हम पेन का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो जेल पेन हम यूज़ करते हैं उसमें स्याही फैल जाती है, तब पेज हम फाड़ कर फेंक देते हैं। उस टाइम भी क्या करते हैं, हम पेज को फाड़ कर फेंक देते हैं, वो भी कचरे में ही जाएगा। अगला पॉइंट है, इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमारे जो खिलौने होते हैं, जो टॉय होते हैं, उन्हें हम फेंक देते हैं। जब वे टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तब उन्हें हम फेंक देते हैं। इसी तरह पुराने जो हमारे कपड़े हैं, जो क्लॉथ हम पहनते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद जब पुराने हो जाते हैं उनको भी हम ऐसे फेंक देते हैं। जूते होते हैं, चप्पल होती है, इनको भी हम बाहर फेंक देते हैं। तो ये सब कहीं में जा रहा है, वेस्टेज में आपका जा रहा है, कूड़ा करकट ये आपका बन रहा है। अगला है कचरे का निपटान। तो कचरे का निपटान के बारे में है, पहला पॉइंट इसमें आता है कचरे के निपटान में। कचरे का जो निपटान है उसमें भराव क्षेत्र। तो भराव क्षेत्र में देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें आपका है सफाई कर्मचारी। जो सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गड्ढे गर्त होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। तो क्या होता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो कूड़ा करकट यानी जो सफाई करने वाले होते हैं, जो सफाई अभियान में लगे होते हैं, कूड़ा कचरा उठाने वाले, वे क्या करते हैं, उन सभी कूड़े को एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करके कूड़े को ट्रक के द्वारा उनके ट्रकों यानी जो उनका जो इससे वे क्या करते हैं, कूड़ा करकट जो है उन्हें भर कर जो खुला एरिया होता है, जहाँ पर खुला क्षेत्र होता है या भराव जो होता है, तो भराव में वे उन्हें डाल जाते हैं। तो वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम छोड़ के आए यानी उसे कूड़ा करकट को जहाँ डाल के आए, वहाँ पर क्या होता है, जो कचरा का जो भाग होता है उसका जिसका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उसे अलग किया जाता है, और जिसको यूज़ नहीं करते उसे अलग किया जाता है। यानी दोनों को अलग अलग उसे पृथक यानी अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अव्यय होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, कचरे में दो तरह के होते हैं। कचरे भी एक उपयोगी होता है जिसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है अनुपयोगी। अगला पॉइंट आता है अब हमारा अनुपयोगी अवयव। जो अनुपयोगी होते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते दोबारा से, तो अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो अनुपयोगी होते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते दोबारा से, उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें अलग कर कर जो भराव का क्षेत्र होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो गड्ढे यानी गड्ढे होते हैं उन पर डाल दिया जाता है, जो भराव किया जाता है, और उसे फैलाकर उसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है, उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है, तब प्राय इस पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। फिर जो भराव क्षेत्र यानी जो वो गड्ढे यानी जो भराव का क्षेत्र होता है, जब वो पूरी तरह से पूरा यानी इकसार आपका हो सकता है, इकसार हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, वहाँ पर या तो पार्क बना दिया जाता है या फिर खेल का मैदान वहाँ पर बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। तो अगले 20 वर्षों तक यानी 20 साल तक इस तरह होता है कि यहाँ पर कोई भी भवन यानी कोई भी घर नहीं बन सकता, भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। फिर जो कचरों के जो उपयोगी अवयव है उसके निपटान के लिए क्या होता है, जो भराव क्षेत्र है उसके पास ही कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र भी विकसित किए जाते हैं। अब आता है कंपोस्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट क्या होता है, तो अगला पॉइंट में आता है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट है क्या, चलिए कंपोस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कंपोस्ट होता क्या है। तो कंपोस्ट है क्या, चलिए पहला पॉइंट इसमें आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर रख कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप कचरा फेंकते हो यानी कूड़ेदान में जो आपको कचरा फेंकना है,
उससे पहले आपको क्या करना है, वो सारा कचरा आपको एक जगह इकट्ठा करना है। कचरा जो होगा, जो भी आपका वेस्टेज है जिसे आपको कूड़ेदान में फेंकना है, डस्टबिन जो आपके होते हैं उसमें आपको फेंकना है, तो उससे पहले आपको सारा कूड़े को इकट्ठा करना है। सारा कूड़ा एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया। इसके बाद इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तु है। तो आपको ये 2 समूह में यानी 2 ग्रुप में आपको इन्हें बांटना है, सेपरेट आपको करना होगा। तो किस तरह, चलिए देखते हैं। समूह फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में हमें करना है रसोई घर का कचरा। तो रसोई घर जो किचन आपका है, तो किचन से रिलेटेड जो भी वेस्टेज है, जो भी कूड़ा आपका है, उसे आपको एक जगह करना है। जैसे आपके फल हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर फल हो गए, या सब्जी आपकी होती है, सब्जी के जो छिलके होते हैं, अंडे हो गए, अंडे का जो खोल होता है, या बचा हुआ अवशिष्ट भोजन, जो खाना बच जाता है वो भोजन हो गया, या चाय की पत्तियाँ, ये सभी को क्या करना है, आपको एक जगह करना है। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है, सूखी पत्तियाँ और कागज़ की थैलियाँ भी इसी समूह में आपको सम्मिलित करनी है। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। तो रसोई घर का ये समूह ग्रुप फर्स्ट में आपको ऐड ऑन करना है, ग्रुप फर्स्ट में रखना है। अगला आता है समूह सेकंड, यानी ग्रुप सेकंड में आपको क्या क्या रखना है। ग्रुप जो सेकंड है, ग्रुप सेकंड यानी समूह सेकंड में हमें क्या क्या रखना है। तो चलिए समूह सेकंड की बात करते हैं। समूह सेकंड में क्या क्या आता है। पहला आता है कपड़ों के टुकड़े। तो जो कपड़ों के टुकड़े, जो कपड़े आप पहनते हैं, तो उनके जो टुकड़े हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, जो पॉलीथीन आपकी है उनकी थैलियाँ, टूटा कांच या जो ग्लास आपका होता है वो रखना है। एल्यूमिनियम के रैपर्स, एल्यूमिनियम के जो रैपर्स होते हैं वो रखने हैं। कीले जो होती है, पुराने जूते और टूटे खिलौने जो होते हैं, ये सभी आपको एक जगह रखने हैं। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटे। फिर क्या करना है, अब जो प्रत्येक समूह आपने रखा उसको भी 2 पृथक ढेरियों में आपको बांटना है। इन्हें A, B, C और D से आप नामांकित कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो आपने ढेरी बनाई, यानी 4 ढेरी आपकी बन जाएगी। 2 समूह से 4 ढेरी आपकी बनी, तो 4 ढेरी को आपको क्या करना है, प्लास्टिक की जो प्लास्टिक जो है आपकी, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है, थैलियाँ जो होती है, उनसे आपको अलग करके रखना। और इनके मुंह जो होते हैं, जो पन्नियों के जो मुंह है, सामान भरने के बाद जो वेस्टेज आपका है, उसके बाद उसे कसकर आपको बांध देना है। कसकर बांधने के बाद आपको करना है, मैदान में 4 गड्ढे खोदकर, जो मैदान आपका है, जो खुला एरिया होता है, उसमें 4 गड्ढे आपको खोदने हैं। 4 गड्ढे आपने खोद लिए। फिर उसमें प्लास्टिक की जो थैलियाँ जिनमें आपने वेस्टेज भरा है, कूड़ा आपने भरा है, उन्हें रखना है। और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक देना है। तो चारों जो ढेरी आपने बनाई है, तो चारों की चारों ढेरी क्या करने हैं, आपको अलग अलग जो 4 गड्ढे आपने खोदे, उन गड्ढे में आपको रखना है, गड्ढे में आपको डालना है। गड्ढे में डालने के बाद इन्हें आपको जो मिट्टी की लेयर है, जहाँ आपने गड्ढा किया था, जहाँ मिट्टी गड्ढे से निकली है, उसी मिट्टी से आपको इसे क्या करना है, फिलअप कर देना है। उसके ऊपर कवरिंग कर देनी है मिट्टी से। अगला पॉइंट आता है, आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। अगर जो कचरा आपने रखा है, तो इन्हें दबाने के लिए, कचरे को नीचे यानी नीचे की ओर पुश करने के लिए, दबाने के लिए क्या कर सकते हो आप, जो गमले होते हैं जिनमें आप फ्लावर लगाते हो, तो वो गमले का भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4 गमले आप ले सकते हैं। और जो गड्ढे आपने रखे हैं, गड्ढे जो बनाए हैं जिसमें आपने वेस्टेज रखा है, उस गड्ढे को दबा सकते हैं, जिससे जो आपका वेस्टेज है वो नीचे की ओर चला जाए। अगला पॉइंट है, 4 दिन के बाद, फिर आपको 4 दिन यानी आफ्टर 4 डेज आपको क्या करना है, कचरे के ऊपर से मिट्टी हटानी है। तो 4 दिन जब बीत जाएंगे, इस समय से मतलब कचरा जो आपने वेस्टेज जो था, जो दबाया था, वेस्टेज आपने जो गड्ढों में दबाया था, उनके 4 दिन बाद यानी 4 दिन बाद फिर से आपको देखना है और कचरे के ऊपर जो आपने मिट्टी लगाई थी उसे हटाना है और कचरे में हुए परिवर्तन को देखना है। जो कचरा था, जो वेस्टेज था, उसे आपको देखना है कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। 4 दिन के बाद, 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 4 दिन तक वो रखना है। उसके बाद आपको दोबारा से उसे देखना है कि उसमें जो चेंजेस है वो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला पॉइंट है कचरे का काला हो जाना। जो कचरा है, जो वेस्टेज था, जो आपने पॉलीथीन में पैक किया, उसका काला हो जाना यानी वो ब्लैक हो गया। अगला, उसमें कोई दुर्गंध ना आना, उससे जो दुर्गंध यानी जो स्मेल होती है वो ना आना, यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कचरा है, जो वेस्टेज आपका था, वो पूरी तरह से गल गया। पूरी तरह से क्या हो गया, विघलन हो गया। वेस्टेज जो था आपका गल गया, डिकम्पोज आपका हो गया।
इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। फिर क्या करना है आपको, दोबारा से इसे मिट्टी से आपको ढक देना है, कवर कर देना है। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करना है। फिर आपको क्या करना है, पहले आपने 4 दिन का गैप रखा बीच में, फिर इसके बाद आपको जब आपने देख लिया कि ये गलने स्टार्ट हो गए, इससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, तो फिर आपको 2-2 दिन का गैप करके फिर दोबारा से इसका अवलोकन करना है। 2-2 दिन बाद आपको फिर से इसको चेक करना है। अब आता है आपका क्या जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन है क्या कचरा पूर्णतः विगलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती। जो कचरा होता है, जो वेस्टेज आपका है, वो पूरी तरह गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और उससे जो दुर्गंध है, जो स्मेल है, वो नहीं आती। इसका पहला पॉइंट है यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया, आज जो कचरा आपका पूर्ण तरह डिकम्पोज हो गया, गल गया, विगलित हो गया और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो, तो उसे उस मृदा में मिला दे। फिर क्या कर दे, जो मिट्टी थी उसी मिट्टी में आपको वो मिला देना है, जिससे अगर उसमें स्मेल नहीं आ रही और वो पूरी तरह से आपका गल गया, तभी आपको मिट्टी में उसे मिलाना है। जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं तो उसी मिट्टी में आपको उसे मिला देना है, ऐड कर देना है। यानी मिट्टी से आपको क्या कर देना है, मिट्टी में जो डिकम्पोज आपका जो कचरा था उसको मिला देना, जिससे में आप अपने जो पसंद के जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स आप लगाते हो, उसी मिट्टी में आपको उसे लगाना है, उसी मिट्टी में उसे मिला देना है। अगला पॉइंट है जो कचरा विगलित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंके नहीं। तो जो कचरा आपका विगलित यानी जो कचरा जो होता है डिकम्पोज आपका नहीं हो रहा है, जो कचरा आपका नहीं गल रहा है, तो उसको आपको ना तो जलाना है और ना ही उसको फेंकना है। यह आपके पौधे को, इसके बाद आपका है नेक्स्ट पॉइंट, जो आपने मृदा जो थी, मिट्टी में आपने मृदा मिलाई थी, तो ये पौधा, यह आपके पौधे को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। तो ये पौधा जो आपने मिट्टी में जो आपने डिकम्पोज हुआ, जो वेस्टेज आपने मिलाया था, तो वो मृदा में मिलकर, जो मृदा में आपने पौधा आपने बोया था अपनी पसंद का, अपने फेवरेट, तो वो पौधा आपका जो प्लांट्स है, आपका जो फ्लावर है, उनको क्या देगा, पोषक देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, जो आपके पौधे के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होते हैं। कचरे की जो कुछ ही चीज़ें क्या होती है, डिकम्पोज हो पाती है, जिनसे खाद बनते हैं, जिनसे क्या बनाया जाता है, खाद आपका बनाया जाता है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए आपका किया जाता है। अगला पॉइंट है कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कुछ जो सब्सटेंस आपके होते हैं जिनके डिकम्पोज होने में और जो खाद में वे परिवर्तित हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंपोस्टिंग आपका बोला जाता है। तो कंपोस्टिंग का अर्थ यह है कि जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो गए और जिनसे खाद का जो निर्माण हो रहा है या खाद में वे चेंज हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग की डेफिनेशन आपको पता चल गई, कंपोस्ट होता क्या है। अगला पॉइंट है कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करते हैं। तो कुछ जो शहर आपके होते हैं, जो सिटी है या जो नगर होते हैं, वहाँ पर जो नगर पालिकाएं बनाई जाती है, वो 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करते हैं। तो 2 तरह के कूड़ेदान आपने देखे होंगे, एक नीले कलर का होता है और एक हरे रंग का आपका होता है। तो एक का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और दूसरे का रंग हरा आपका होता है। चलिए अगला पॉइंट है नीले कूड़ेदान क्या करता है और हरा कूड़ेदान में क्या होता है, दोनों इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें आपका। चलिए पहला पॉइंट है, अब आता है आपका नीला कूड़ेदान। सबसे पहले क्या है, नीला और हरा हमने पढ़ा, तो 2 कूड़ेदान होते हैं। तो नीले कूड़ेदान में क्या रखते हैं, पहला पॉइंट है नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं। तो जो नीला कूड़ेदान होता है, नीले कूड़ेदान में हम वो चीज़ें डालते हैं जिसका दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो जो नीले कूड़ेदान में व्यवस्था आपकी रखी जाती है, जिनका दोबारा से हम रिसाइकल होकर क्या वे चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो जिनका रिसाइकल हो सकता है वे चीज़ें हमें डालनी है। चलिए आगे, जैसे ये आपका दिया गया एग्जाम्पल आपका हो गया, तो नीला कूड़ा। इसके बाद आता है हरा कूड़ेदान। फिर क्या है आपका हरा, तो जैसे आपका प्लास्टिक, धातु या कांच हो गया। इसके बाद है ये वही पदार्थ है, ये वही सब्सटेंस है जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए। तो ये कौन से पदार्थ है, ये वही पदार्थ है जो कूड़े का जो ढेर था जिसमें वे विगलित नहीं हुए थे। अब आता है हरा कूड़ेदान। तो हरा कूड़ेदान कैसा होता है, जो हरी डस्टबिन होते हैं, हरे रंग की जो डस्टबिन रखी जाती है, वो किस तरह की डस्टबिन आपकी होती है। तो पहला पॉइंट है हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अवशिष्टों को एकत्र करने के लिए होता है। तो
हरे कूड़ेदान में रसोई की या अन्य जो पादप अथवा जो जंतु एनिमल्स अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए आपकी होती है। इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। तो ये वे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में दबाने पर क्या होते हैं, पूरी तरह से ये विगलित हो जाते हैं, पूरी तरह से जो मिट्टी है उसमें गल जाते हैं। चलिए अब आता है अगला पॉइंट आपका। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चलिए अगले पॉइंट में आता है, क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरों के ढेर देखे हैं? नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि जो सड़क के किनारे जाते हो तो वहाँ पर आपने सूखी पत्तियों के जो कचरे के जो ढेर है उसे देखा है? तो ऑब्वियसली बात है, जब आप सड़क के किनारे चलते होगे तो जो सूखी पत्तियाँ आपकी होती हैं उन्हें आपने देखा होगा। तो सूखी पत्तियों की बात करते हैं तो उसे ढेर में क्या करना है, तो क्या करना है, पहला पॉइंट है बहुधा इन्हें जला देता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें जला देते हैं, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं इन्हें जला देते हैं। अगला पॉइंट है प्राय किसान भी कटाई के पश्चात, जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, वो भी क्या करता है, कटाई के बाद जो खेतों में जो सूखी पत्तियां, फसलों, पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अवशिष्टों को क्या करते हैं, जला देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। जब हम इन्हें जलाते हैं तो जलाने के बाद इससे क्या होता है, हेल्थ इश्यू आपका होता है, यानी हेल्थ पर ही आपका इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो गैसें होती है, जो ये गैस तथा धुआं क्या करता है, गैस और धुआं इससे उत्पन्न होता है। ओरिजिन आपका होता है जब आप इन वेस्ट जो आपका है अपशिष्ट, जो इन्हें आप जलाते हो, तो अपशिष्ट को जलाने के बाद इनसे गैसें और जो धुआं उत्पन्न होता है वो हमारी सेहत हमारी हेल्थ जो है उस पर इफेक्ट डालता है और हमारे लिए हार्मफुल है। अगला पॉइंट है, हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो ये पद्धति है, जो ये सिस्टम है, इसे हमें खत्म करना चाहिए। तो खत्म करने का क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, प्रयास हमें इसे करना चाहिए, जिससे ये हमारा खत्म हो जाए और हम जो पत्तियां है, जो इस तरह के जो अपशिष्ट है उसको जलाए ना, जो हमारे हेल्थ पर हार्मफुल हो। तो जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है उन चीज़ों को हमें नहीं जलाना चाहिए। अगला पॉइंट है, इसमें इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। जो ये अपशिष्ट आपके हैं तो इनको कंपोस्ट में आप परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज आप कर सकते हैं। जैसे कंपोस्ट आपका है तो इन जो अपशिष्ट को भी आप यूज़ में ले सकते हैं, जिससे कंपोस्ट में ये आपके चेंज हो जाए। अगला पॉइंट है, पत्तियों को ना जलाए। जो पत्तियां होती है इसको नहीं जलाना चाहिए, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। तो जो पत्तियों से निकलता हुआ, जब पत्तियों को हम जला देते हैं, जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनको जलाने के बाद जो उनसे धुआं निकलता है तो वो धुआं हम सहन नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है? अगले पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग होता है पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। तो जो पौधे हैं उनको कंपोस्ट देकर हम उनके फ्रेंड बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। अगर हमने कंपोस्ट बना दिया तो उसके बाद हम खुद के ही भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, खुद के लिए भी क्या है, अच्छे फ्रेंड हम बन सकते हैं। केंचुआ जो है वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। जो केंचुए होते हैं, केंचुए क्या होता है, जो किसान है, फार्मर है, उसका फ्रेंड होता है, उसका फ्रेंड बोला जाता है कि केंचुआ जो है वो किसानों का मित्र है। अगला पॉइंट है केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। जो केंचुआ होता है उसकी एक लाल प्रजाति होती है, लाल का जो रेड कलर का जो केंचुआ होता है, रेड कलर का जो केंचुआ होता है वो कंपोस्टिंग में उपयोगी कैसे होता है, ये इसमें पूछा गया है। पहला पॉइंट, लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो जो लाल केंचुए की हेल्प से जो कंपोस्ट बनाने की जो एक टेक्निक है, उसी टेक्निक को बोला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कर्मी कंपोस्टिंग। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाल केंचुआ जो है वो कंपोस्ट बनाने की जो टेक्निक होती है उसी को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आगे आता है अब आपका अगला पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो किसके हेल्प से, जो वर्मी कंपोस्टिंग है जो किसके द्वारा होता है, लाल केंचुए की हेल्प से होता है। चलिए इसमें आपका है पहला, यानी इसमें एक आपके एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे लेते हैं, क्या क्या इसमें हमें करना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले मैदान में आइए, आपको क्या आना है, मैदान जो खुला मैदान होता है उसमें आपको आना है। तो मैदान सॉरी
मैदान में आपको आना है। मैदान में आने के बाद क्या करना है आपको, एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा, तो आपको एक ऐसा गड्ढा लेना है जो लगभग कितने सेंटीमीटर गहरा हो, 30 सेंटीमीटर जो गहरा गड्ढा हो। तो एक गड्ढा आपको खोदना है जो 30 सेंटीमीटर के लगभग में गहरा हो, खोदे। फिर आपको वो क्या, यानी 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा आपको खोदना है, अथवा कोई लकड़ी का बांस किसी ऐसे स्थान पर रखे जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। फिर आपको क्या करना है, एक लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसे ऐसे स्थान पर आपको रखना है जो ना तो गर्म ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है? तो ऐसे स्थान के बारे में आपके अंदर जो ओपिनियन, यानी आपके ऐसे या आपका जो विचार है वो क्या होगा, जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। तो जहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर सीधी जो रेखा है, सीधी जो धूप होती है वो ना पड़े। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। तो जो गड्ढा हमने बनाया है और जो उसमें बक्से में क्या करते हैं, बक्से में हम ऐसा लाल केंचुए के लिए आरामदायक, यानी जो इसमें वो लाल केंचुआ कंफर्टेबल फील करे, कंफर्टेबल है एक घर हमें उसके लिए बनाना है। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में जो गड्ढा है और उसका जो बॉक्स है उसकी तली में, जो उसकी तली होती है नीचे का हिस्सा जो है, उसमें एक जाल होता है अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। तो उसमें क्या करना है आपको, मुर्गा की जाली आपको बिछा देनी है। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, आपके लिए ऑप्शन ये भी है कि आप जो तली है उसमें या तो रेत बिछा लीजिए या फिर जो रेत है उसकी 2 सेंटीमीटर जितनी परत होती है, 2 सेंटीमीटर मोटी आपको वो परत रेत की बिछा देनी है। अब रेत के ऊपर जो रेत आपने रखा है, रेत की जो आपने मोटी परत बिछाई है 2 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर आपको जो सब्जियां अथवा फलों के अवशिष्ट बिछा दीजिए। फिर क्या करना है, जो सब्जियां होती है, जो फल है, सब्जी होती है, तो वो अवशिष्ट आपको बिछा देना है। इसके बाद आपको करना है क्या, आप हरी पत्तियाँ, जो हरी पत्तियाँ होती है या पौधों की जो सूखी डंडियों के, जो पौधों की जो सूखी डंडियों के जो टुकड़े होते हैं वो लेना है, भूसा लेना है या समाचार पत्र भी आप ले सकते हैं। एक इंच कितना इंच, 1 इंच चौड़ी पट्टी काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। तो 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर भी आप बिछा सकते हैं। आप जो आपकी नोटबुक है उसके बेकार गत्ते को काटकर, जो नोटबुक आपकी वेस्ट है, जिसमें आप काम नहीं करते, आपके लिए वेस्ट है, तो वो नोटबुक का जो गत्ता होता है तो उस गत्ते को काटकर भी आप पट्टियाँ बना सकते हैं। तो गत्ते को काटकर भी आप पट्टी बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग ना करें। तो आपको किसका, जो आपको यूज़ नहीं करना, या तो जो चमकीले होते हैं वो आपको चमकीले कागज़ आपको यूज नहीं करने, प्लास्टिक जो चमकीली होते हैं प्लास्टिक भी आपको यूज़ नहीं करनी, और जो कागज़ आपके होते हैं वो कार्टन वाले, वो कागज़ भी आपको इसमें यूज़ नहीं करने हैं। रेत अथवा तार की जाली पर, रेत जो सैंड आपका होता है, रेत होता है, या फिर जो तार की जो जाली है उस पर सूखी गोबर, जो गोबर आपका सूख जाता है, तो गोबर जिससे आप उपले बनाते हो, तो वही गोबर जब सूखने के बाद की इसमें बात की है कि सूखा हुआ गोबर आपको बिछाया जा सकता है। तो सूखा गोबर भी वहाँ पर हम बिछा सकते हैं, कुछ जल छिड़क कर। फिर उसके बाद क्या करना है, जल छिड़क कर इस परत को क्या करना है, नम आपको बनाना है। जब आप जो गोबर आपका सूखा हुआ है, सूखे गोबर का आप सूखा हुआ जो गोबर है उसकी जब आप उसे बिछाओगे तो उसके बिछाने के बाद उस पर आपको हल्का सा जल छिड़कना है। तो जल छिड़कने के बाद क्या करना है, आपको जो परत आपने बनाई है इसको आपको नम करना है। तो जैसे ही आप जल छिड़कोगे वो परत कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी नमी उसमें आ जाएगी, हल्का सा उसमें पानी दिखने लगेगा, यानी नमी उसमें आ जाएगी। इसके बाद ध्यान रहे कि ये जल इतना अधिक ना हो, तो जल आपको यानी नमी देने के लिए करना है, यानी हल्का सा छिड़काव आपको करना है। जैसे जब आप घरों में जो झाड़ू आप लगाते हो तब आप क्या करते हो, जो पानी आप डालते हो तो छिड़काव जैसे करते हो, तो उसी तरह का इसमें हल्का सा छिड़काव आपको करना है, ज़्यादा आपको जल नहीं देना है। तो जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे, तो इतना ज़्यादा जल का छिड़काव भी आपको नहीं करना कि जो जल है वो वहाँ से बहने लगे। अवशिष्ट की परत को दबाइए, अवशिष्ट जो आपका है उसकी परत को आपको नीचे की ओर यानी पुश करना है, दबाना है, आपको नीचे की ओर पुश करना है, और नहीं इसे पोला ही रहने दीजिए, फिर इसे
पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। तो जो परत आपने बनाई है, जो लेयर आपने बनाई है, इसमें जो पर्याप्त यानी सफिशिएंट अमाउंट में वायु, एयर या फिर उसमें नमी जो होती है वो बनी रहे। अब आपका गड्ढा जो लाल होते हैं, रेड जो केचुए हैं, उसके स्वागत के लिए यानी उसका वेलकम करने के लिए रेडी है। उसका जो मकान है वो रेडी हो चुका है। तो कुछ लाल केचुए खरीद कर फिर क्या करना है, आपको जो रेड कलर के जो केचुए हैं वो आपको खरीद कर इन गड्ढों में आपको डालना है। तो जो गड्ढा आपने क्रिएट किया है, बनाया है, उस गड्ढे में आपको रखना है। अब इन्हें जूट की बोरी, जो जूट होते हैं उसकी बोरी या फिर पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक देना है। फिर आपको क्या करना है, या तो जो जूट की बोरी आती है उससे आप ढक लीजिए, या फिर पुरानी जो चादर होती है, पुरानी चादर का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो घास के हल्के से, घास जो होता है उससे आपको हल्के से इसको कवर करना है, ढकना है। अब आपका आता है, आपके जो लाल केचुए को भोजन चाहिए। फिर क्या, जो आपने जो लाल केचुए है उसमें डाले हैं गड्ढे में, उसे क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए, फूड भी उसको चाहिए, तो भोजन भी इसको चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अवशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। तो इन्हें खाने के लिए जो लाल केचुए हैं उन्हें खाने के लिए भी भोजन चाहिए, फूड उसको चाहिए, तो उसके यानी फूड के रूप में आप उसे क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो केचुए को आप फूड के रूप में फल दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, या फिर जो अवशिष्ट, जो बची हुई कॉफ़ी होती है, चाय आपकी छानने के बाद जो बची हुई पत्तियाँ होती है वो आप दे सकते हैं। खेत और बगीचे के जो खरपतवार है यानी जो सूखी हुई पत्ती होती है वो भी आप दे सकते हैं। तो इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना। फिर क्या करना है आपको, जो एक गड्ढे में आपने इस भोजन को क्या करना है, लगभग अप्रोक्स इसमें बताया गया है कि कितने नीचे इसे दबाना है। तो अप्रोक्स 2 से 3 सेंटीमीटर गड्ढे में नीचे की ओर आपको ये खाना दबाकर रखना है। अच्छा हो सकता है नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अवशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केचुए को ना दे। तो जो लाल केचुआ है, जो रेड कलर का जो आपने केचुआ लिया है, तो उसे क्या क्या चीज़ें आपको नहीं देनी, ना तो आपको अचार देना है, ना ही आपको नमक देना है, ना सिरका देना है, और ना मांस देना, और ना ही दूध आपको देना है। तो दूध से निर्मित जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं देना है। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगता है। तो अगर आप इन वस्तुओं को गड्ढे में डालोगे तो उसमें रोग कारक जो जीव होता है वो उत्पन्न होने लगता है। और कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहिए। फिर क्या करना है कि कुछ दिनों का यानी आपको गैप रखना है, फिर उसके बाद आपको जो गड्ढे के पदार्थ है उसको धीरे धीरे आपको मिलाते रहना है तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहे। फिर जो ऊपर की जो लेयर है उसको भी आपको क्या करना है, जो ऊपर की सतह होती है उसको भी आपको धीरे धीरे हिलाते रहना है। नेक्स्ट आता है अब आपका लाल केचुआ। इसके बाद है जो लाल केचुआ है, तो लाल केचुआ जो होता है इसके दांत भी नहीं होते। जो दांत आपके जैसे टीथ होते हैं तो इसके टीथ भी नहीं होते, दांत भी नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है। तो इसकी जो इसमें कैसे होते हैं यानी स्पेशल एक स्ट्रक्चर होती है जिसे गिरजट कहते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर लाल केचुए में होती है इसी को गिरजट बोला जाता है। तो गिरजट किसे कहते हैं, जो लाल केचुए में स्पेशल जो संरचना होती है, विशेष जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो इसका होता है, इसी को गिरजट बोला जाता है, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। तो ये गिरजट जो होती है, जो विशेष संरचना इसमें बनाई जाती है होती है, तो यही क्या करते हैं, ये भोजन को पीसने, जैसे हमारा जो दांत काम करता है, वो खाना जब हम चबा चबा कर खाते हैं, तो खाने की इसमें बात की गई है, जब हम खाना जो है अपना दांतों से तोड़ते हैं तो इसमें जो लाल केचुआ है वो अपना जो खाना है वो विशेष संरचना या फिर जो गिरजट उसमें है उसी की वजह से वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, पीस सकते हैं, उसी की सहायता से उनका खाना पीसता है। अगला पॉइंट है आप अंडे के छिलके, जो अंडे के जो छिलके होते हैं, जो बच्चे अंडे खाते हैं तो उनका जो छिलका होता है, अथवा समुद्री शंख, जो समुद्री शंख आपका होता है, समुद्र में जो छोटे छोटे से शंख से होते हैं उनकी बात की गई है, या जो सीपी होती है उसका चूरा आहार के साथ मिला देंगे, आहार के साथ आपको मिला देना है। यह आहार के साथ कृमि के गिरजट में पहुंच जाता है, जो कृमि है उसका जो गिरजट है उसमें ये पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है, और जो भोजन हमने दिया उसको पीसने में ये उसकी हेल्प करता है, सहायता करेगा। अब आपका लाल कृमि, जो लाल कृमि है एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर, तो लाल कृमि इतना खाना खा सकता है जितना उसके शरीर का वेट होता है, यानी अपने शरीर के वजन के अकॉर्डिंग जितना उसके शरीर का भार होता है, वजन होता है, उतना खाना वो एक बार के में खा लेता है, आहार खा सकता है।
अब आपका अगला पॉइंट है, लाल जो केचुए होते हैं ये गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। यानी लाल केचुए को ना तो ज़्यादा ठंडा मौसम पसंद है और ना ही ज़्यादा गर्म मौसम, तो ना तो ये ज़्यादा ठंडे मौसम में रह पाएंगे और ना ही ज़्यादा गर्म मौसम में ये रह पाते हैं। अगला पॉइंट है, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ उन्हें क्या, हल्की सी नमी की उन्हें सिर्फ नीड होती है, आवश्यकता होती है लाल केचुए को। अब है आपका अगला पॉइंट, अपने केचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर आपने जो केचुए खरीदे हैं, लाल केचुए के जो आपने गड्ढे में दबाए हैं, अगर आप उनकी अच्छे से आप देखभाल करोगे, उनका अच्छे से ध्यान रखोगे, यानी उनकी अच्छे से जो उन्हें आहार चाहिए वो आप देते रहोगे, जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, तो उसे आप देख सकते हैं 1 मास यानी 1 महीने में उनकी जो संख्या होगी वो दोगुनी आपको मिल जाएगी। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको उनकी संख्या कितनी मिल जाएगी, 2 गुना आपको मिल जाएगी, यानी वे डबल हो जाएंगे। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहे। तो 3-4 सप्ताह के अंतराल पर, यानी 3-4 सप्ताह का आपको गैप रखना है, फिर अपना जो गड्ढा है उसको केयरफुली उसका क्या करना है, आपको परीक्षण यानी टेस्ट आपको करते रहना है, देखते रहना है। आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। फिर क्या है, जो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो आपका रेडी हो जाएगा। इस गड्ढे के एक किनारे पर, इस जो गड्ढा आपने लिया है तो इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। फिर आपको क्या करना है, जो गड्ढा है उसका जो किनारा होता है उस किनारे पर आपको जो आहार, जो भोजन होता है वो भोजन आपको डालना है। अधिकांश कर्मी अन्य भागों को छोड़कर, अधिकांश जो कर्मी होते हैं वो अन्य जिस भी पार्ट पर वे हैं और सभी पार्ट को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे, यानी इकट्ठा हो जाएंगे। तो अधिकांश जब आप खाना डालोगे गड्ढे के किनारे पर तो जो अधिकांश ज़्यादातर जो कृमि होते हैं, जो केचुए मिलेंगे आपको, वो और सारे स्थान को छोड़कर उसी स्थान पर आपको इकट्ठे हुए मिलेंगे, उसी स्थान पर वे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका, दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। फिर क्या करना है, आपको दूसरे भाग से जो खाद आप है वो आपको निकालना है और कुछ घंटों तक इसे आपको धूप, यानी जो धूप होती है वो आपको उसमें सुखाना है। और आपका जो वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए, फिर क्या, जब आपने उसे धूप में सुखा लिया तो वो वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपके तैयार, यानी प्रयोग, आप उसका फिर यूज़ कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो, वो रेडी आपका हो जाएगा। कचरा संग्रहण एवं निपटान, गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कर्मी है। तो कचरा संग्रहण और निपटान जो गड्ढे है उसके बचे भाग में क्या होते हैं, अधिकांश कर्मी आपको मिलेंगे। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। तो जो कंपोस्ट, अगर आपको ज़्यादा कंपोस्ट, अधिक कंपोस्ट बनाने में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को भी बांट सकते हैं। फिर क्या, जब इसके आप अच्छे से, आप जो गड्ढे में आपने क्रिएट, इस तरह आप जो इसकी देखभाल करते रहोगे तो जो आपके लाल केचुए हैं उनकी संख्या आप बढ़ती चले जाएगी। तो इसके बाद आप इसे क्या कर सकते हो, जो कंपोस्ट बनाने वाले हैं उनको भी आप इन्हें बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों और खेतों में डाल सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट आपने तैयार किया है, तो ये जो खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी जो खाद आपने तैयार कर लिया है, तो आप इन्हें, जो आप जहाँ पर फ्लावर लगाते हो, जो गमले आपके होते हैं, गमलों में यूज़ कर सकते हैं। जो बगीचा आपने बनाया है, बगीचे में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। या फिर जो खेत आपके होते हैं, जो खेत है तो खेतों में भी आप इसे डाल सकते हैं। जिनके पास बड़े बड़े खेत है वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हो। जिनके पास ज़्यादा, यानी जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा है, बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वे इसका यूज़ कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट जो है खुद से, यानी बड़े बड़े गड्ढे जो है उनमें यूज़ करके उसका परीक्षण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बहुत से धन की बचत भी होगी, यानी आपका जो मनी, बहुत ज़्यादा जो मनी अपनी स्पेंड करते हो खाद खरीदने के लिए, उससे आप बच जाओगे, जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हो। अब नेक्स्ट आपका आता है, सोचिए और फिर फेंकिए। फिर क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि पहले आपको सोचना है, थिंक करना है और उसके बाद आपको फेंकना है। तो इसमें आपका है, आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग विचार करके बताइए कि आपका जो घर है उससे प्रतिदिन आप कितना कचरा फेंकते हैं, कितना जो वेस्टेज है वो आप फेंकते हो।
पहला पॉइंट, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। तो इसका अनुमान आप कैसे लगा सकते हो? आपको एक बाल्टी लेनी है, जितना भी खर्चा, जितना भी जो कचरा आप एक दिन में डालते हो तो वो सारा आपको इकट्ठा करके उस बाल्टी में डालना है। जैसे घरों में डस्टबिन रखी जाती है तो उसी तरह आपको क्या करना है, वो आपको डालना है। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए। क्या जो 5-10 लीटर की आपको एक बाल्टी लेनी है और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा आपको इकट्ठे करके रखना है। तो आपको पता चल जाएगा आप कितना कचरा फेंकते हो। तो यह बाल्टी कितने दिनों में पूरी भर जाती है, यह आपको देखना है। इसी तरह आप अपने जो शहर आपका, जहाँ पर आप रहते हो, या फिर जहाँ भी आप गली मोहल्ला जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का भी आप इसी तरह आप कर सकते हो। तो कितना कचरा आप उत्पन्न करते हो यह आपको पता चल जाएगा। तो कचरे का पहाड़ उत्पन्न, तो हम जो डेली है कितना कचरा हम फैला रहे हैं, कितना कचरा हम कर रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे है कागज का पुनः चक्रण। अगला पॉइंट आता है कागज का पुनः चक्रण। तो कागज का पुनः चक्रण में क्या होता है, जो कागज है इसकी एक कहानी भी आपकी है। चलिए जो बुक आपकी है, बुक में एक कहानी भी इसमें बताई गई है नानू के ऊपर। किसके ऊपर? जो कहानी है इसमें नानू। तो एक जो गांव था उसमें गांव के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं, जहाँ पर जो लोग थे वे कैसे थे, बुद्धिमान लोग थे। जहाँ कचरा कम निकलता था तो वहाँ पर क्या था, जो कचरा था वो वहाँ पर कम निकलता था। तो जो नानू था वो 6ठी कक्षा में पढ़ता था। नानू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 6ठी कक्षा में वो पढ़ाई करता था। और कागज का वायुयान, जो कागज का आप जहाज बनाते हो, उसे बहुत अच्छा लगता था कि जहाज बनाना। तो वो अपने नोटबुक के पन्ने क्या करता था, फाड़ फाड़ कर वायुयान यानी हवाई जहाज बनाता रहता था। और उसकी जो माँ थी वो बहुत, तो उसकी माँ को उसका यानी जब वो जहाज जो अपनी नोटबुक है उससे फाड़ कर जो वो जहाज बनाता था, उसकी माँ को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। परंतु नानू जो था इसकी कोई चिंता नहीं करता था, उसे कोई टेंशन नहीं होती थी। एक बार जो नानू था वो अपनी माँ के साथ अपनी जो उसकी मौसी थी यानी उसकी मम्मी की जो बहन थी उनके वहाँ पर गया। और अपने जो मौसेरा भाई था, जो मौसी का लड़का था श्याम, उसके द्वारा जो बनाई गई जो विभिन्न चीज़ थे उसे देखकर वो क्या हुआ, शॉक्ड हो गया। उसे आश्चर्य यानी उसे क्या लगा, आश्चर्यचकित वो हो गया कि उसने बहुत सारी चीज़ें इस तरह बनाई हुई थी। तो पुराने चार्टों से, जैसे पुराने जो चार्ट होते हैं उनसे उसने फाइलें बनाई हुई थी। पेंसिल की छीलन से, जो पेंसिल का छीलन होता है जिससे जो पेंसिल छील के हम जो छिलका पेंसिल का होता है उससे कार्डों पर फूलों, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से उसने टोकरी बनाई हुई थी। तो ये देखकर जो नानू था वो आश्चर्यचकित ही रह गया। तो सामने तो ये जो शाम था उसने तो विवाह के निमंत्रण जो पत्र थे उनको भी, उनसे भी क्या बनाई हुई थी, एक डायरी बना रखी थी। तो एक दिन सुबह के टाइम क्या था, जो नानू था वो अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा। तो उसने देखा कि जो उसकी नानी है वो एक टोकरी के ऊपर एक गाड़ी लुगदी का लेप कर रही थी। तो गाड़ी जो है उसे वे लुगदी का लेप कर रही थी। तो नानू ने उससे पूछा कि नानी आप क्या कर रही हो? तो यह लेप क्या है? तो जो लेप लगा रही हो तो ये लेप क्या है? तो कागज की लुगदी जो है उस पर लेप को मैंने चिकनी मिट्टी या कागज से तैयार किया है। तो किस लेप को किससे तैयार किया गया था? जो चिकनी मिट्टी होती है और जो कागज से तैयार इसमें किया गया था। मैंने कुछ धान की भूसे भी, जो धान होता है उसके भूसे भी इसमें मिलाई थी। तो नानी ने ये उत्तर दिया था। तो इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रहे हो? जो टोकरी वो बना रही थी तो उसने पूछा कि जो नानू है उसने पूछा कि आप नानी इसे टोकरी पर क्यों लेप रही हो? तो नानी ने उत्तर दिया, इससे जो टोकरी होती है वो पक्की और टिकाऊ बन जाती है। तो मुझे इससे क्या है कि मुझे, क्या तुम इसे मुझे सीखना चाहोगे? तो इसने, नानू ने कहा कि अपनी नानी से कि मुझे ये सीखना है, तो क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? तो नानू को इसमें कोई रुचि, जो नानू था उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं था। वो अपने खेलने के लिए बाहर भाग गया। तो खेलने के लिए वो बाहर चले गया। तो कागज, फिर वो कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में जो शाम था वो फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर देते। तो उसने क्या किया था, जो वास्तव में उसने जो शाम की जो फाइलें थी उससे भी कागज फाड़ने स्टार्ट कर दिया और वायुयान बनाना शुरू कर दिया। तो शाम जो था उसने नानू के द्वारा जो वायुयान बनाने में जो उपयोग हुए सभी कागज को क्या क्या कलेक्ट किया, एक तो उसने किया और सोच रहा था कि नानू के साथ कैसा बिहेवियर उसे करना चाहिए, कि कैसे बिहेव उसे करना चाहिए कि वह किसी की कोई भी, क्योंकि जो था नानू वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। तो कुछ दिनों बाद जो नानू था, नानू का जन्मदिन आने वाला था। तो जो नानू था जो वायुयान यानी हवाई जहाज जो बनाकर कागज से उड़ाता था, वेस्टेज जो करता था यानी कूड़ा ज़्यादा करता था, तो उसका जन्मदिन आने वाला था। तो शाम जो था उसकी मौसी का लड़का, उसने शाम ने नानू के मित्रों को क्या दिया, निमंत्रण दिया, इन्विटेशन दिया
श्याम ने नानू के फ्रेंड जो थे, मित्र जो थे, उनको इनविटेशन दिया और नानू ने अपनी मिट्टी, जो उसकी नानू थी, उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। तो नानू ने अपनी मिट्टी की जो गुल्लक होती है उससे पैसे निकाले और वो मार्केट गया, अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे। उसने क्या किया, जो कागज़ के हैट होते हैं वो अपने फ्रेंडों के लिए खरीदे अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर। तो दुकानदार जो था, जो शॉपकीपर था, उन्हें पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा। तो उसने जो दुकानदार से क्या कहा कि इन्हें पॉलीथीन की थैली में आप रख दीजिए, परंतु दुकानदार जो था उसने पॉलीथीन की थैली ना देकर कागज़ की थैली दे दी। जो शॉपकीपर था उसने पॉलीथीन की थैली यानी ना देकर क्या किया, उसने जो कागज़ की थैली उसने बनाई हुई थी उन्हीं में उसे रख कर दिया जो हैट उसने खरीदे थे। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ हो गई, बिस्किट हो गए, वो सभी खरीदे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चलना क्या हो रहा था, मुश्किल उसे लगने लगा, परंतु कोई भी जो दुकानदार था उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। तो कोई भी जो शॉपकीपर था शॉपकीपर ने नानू को पॉलीथीन की थैली ना देकर, किसी ने भी मतलब पॉलीथीन की थैली नहीं दी, वो ऐसे ही उन्हें लेकर आए। तो घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। जो श्याम था उसने उसे बोला था नानू को, जब वो घर से आ रहा था हैट खरीदने के लिए, कि घर से ही कपड़े का थैला लेकर जा, पर उसने उसकी बात ना मानने का, उसे अब दुख हो रहा था कि मैं अगर शाम की बात मान लेता और थैला लेकर आता तो शायद ये सब ना होता। तो किसी प्रकार वह क्या सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। फिर वो क्या हुआ, घर वो पहुंचता है तो नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद उन्होंने लिया। भरपूर आनंद लेने के बाद उसने क्या किया, सभी मित्रों ने नानू के द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। जो नानू अपने फ्रेंडों के लिए जो हैट लाया था चमकीले, वो सभी ने पहने। और श्याम जो था उसने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। तो जो श्याम था उसने जो हैट वो खरीद कर लाया था उससे भी सुंदर मुखौटे उनके लिए बनाए। तो नानू के लिए भी क्या था, एक विशेष उपहार उसने बनाया था, गिफ्ट जो था वो बना के रखा था। तो एक फोटो फ्रेम, जो फोटो फ्रेम होता है, तथा बधाई का सुंदर काट दिया। जब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाया था, उसने क्या किया था, जो नानू वायुयान जो हवाई जहाज कागज के बनाता था, उन्हीं कागजों को, जो कागज से वो हवाई जहाज बनाता था, उन्हीं कागजों से उसने क्या बनाया था, नानू के लिए फोटो फ्रेम और बधाई का यानी उसे बधाई देने का एक सुंदर कार्ड बनाया हुआ था। तो नानू के लिए ये क्या था, एक अनुभव था। उसके सभी मित्र जो थे वो अपने मुकुटों के साथ अपने घर ले गए। तो वे सभी जो मुकुटे थे उसे अपने अपने घर ले गए। तो नानू जो था वो बहुत उत्तेजित था कि वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। तो नानू एक्साइटेड क्यों था कि अपना जो जल्दी से मैं अपना खाना जो है वो फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं अपना जो गिफ्ट है वो भी देखूंगा। तो विद्यालय जो स्कूल था उसकी छुट्टी समाप्त होने के पश्चात, जब छुट्टी समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तो नानू घर वापस आ गया। तो नानू क्या था, घर वापस आ गया। तो उसका जो शहर था, उसका शहर जो श्याम के गांव से कितना अलग है, वह गांव जो था वो स्वच्छ था, साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। जो कचरा था, कचरा बीनने वाले भी नहीं रहते थे। परंतु अब उसने क्या करा, कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भी चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास और दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चे को कचरा बीनते हुए यानी जो कचरा उठाते हैं वे बच्चे आपने देखे होंगे। तो इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि ये जो कचरे से उपयोगी पदार्थ है वो कैसे अलग करते हैं, वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो कचरा बीनने वाले जो बच्चे से बात करके यह पता लगाना है आपको कि ये सब इकट्ठा करके कचरे का वो क्या करते हैं और इन्हें कैसे अलग करते हैं, कहाँ इन्हें अलग किया जाता है। चलिए अब आपका आता है नेक्स्ट कि कागज का। अब नेक्स्ट जो नानू था जैसे वो वेस्ट कर रहा था, तो कागज का जो पुनः चक्रण, कागज का नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कागज का पुनः चक्रण। तो कागज का पुनः चक्रण में क्या होता है, पहला पॉइंट है, इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आपको आवश्यकता होगी, कागजों की आवश्यकता होगी।
इसके दूसरा पॉइंट है चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। क्या करना है आपको, जो चमकदार है प्लास्टिक लेपित जो कागज है उसका उपयोग भी आपको नहीं करना है। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। तार की जो जाली फ्रेम होता है वो भी आपको चाहिए। फ्रेम है, फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की जो छलनी है वो भी आप ले सकते हैं। कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। जो कागज है उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको फाड़ना है। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालना है। अब आपका अगला पॉइंट, कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डुबा रहना दीजिए। अब इसे भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी आप बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कागज से क्या बनाई जाती थी, जो डल्डी आपकी होती थी, डल्डी जो है वो भी कागजों से बनाई जाती थी। फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को आपको फैलाना है। लुगदी की परत को यथासंभव एक समय बनाने के लिए फ्रेम को आपको धीरे से ठोकना है। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा आपको करनी है। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में आपको सुखाना है। नेक्स्ट आता है, समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखे जिससे वे मुड़ ना सके, जिससे वो क्या ना हो सके, मुड़ ना सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग भी मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका होगा प्लास्टिक, जिससे आप क्या यानी कागज का पुनः चक्रण आपने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप। तो प्लास्टिक के बारे में जानेंगे कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है। पहला पॉइंट है, कुछ प्रकार के प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिक को का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, पॉलीथीन की थैलियाँ जो होती है वो कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। तो अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि जो पॉलीथीन की थैलियों का जो निपटान है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है ये आपको समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर जो है आपने कर लिया। अब आपका एक आध पॉइंट ही आपका रह रहा है, एक आध टॉपिक इसमें रहता है, वैसे आपने सब कुछ इसमें अपना कर लिया तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। नेक्स्ट है अब आपका, प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है अब आपका, आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में क्या होता है, कैंसर की भी सम्मिलित होता है, उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो, कैंसर के बहुत केस आपको सुनने को मिल जाएंगे। अगला है, सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैली को भी निगल लेते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। तो प्रणाली जो होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है, नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, नाले जो होते हैं वो रुक जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर चलने लगता है। जैसे आप देखते भी होंगे, ये ज़्यादातर बारिश के केस में आपका बहुत ज़्यादा आपका होता है। जब बारिश आपकी कई दिन तक रह जाती है तो क्या होता है, जो नालियाँ होते हैं, जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं और जो पानी होता है वो सड़कों के ऊपर बहना शुरू हो जाता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति भी आपकी उत्पन्न हो जाती है। अगर बारिश जो है वो ज़्यादा जो भारी वर्षा के कारण क्या होती है, बाढ़ भी आपकी आ जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि आपको पहुंचा रहा है। अगला आता है कि प्लास्टिक के अति उपयोग को, जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो तो उसका ज़्यादा यूज़ को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो इसके पहला पॉइंट इसमें आता है कि हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ उसे यूज़ करना बंद करें सबसे, यानी बहुत ही कम उसका यूज़ करना चाहिए, ना के बराबर। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, जहाँ से आप सामान खरीदते हो तो वहाँ पर भी आपको कागज के थैले यूज़ करने के लिए दुकानदार जो है उनको आग्रह करना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। आगे है, खरीदारी के लिए बाजार जाते समय आप घर से कपड़ा अथवा जूट का थैला लेकर जाए। अगर आप कहीं भी आप दुकान पे जा रहे हो, सामान आपको खरीदना है, तो सामान खरीदने के लिए भी आपको क्या करना है, घर से ही आपको अपना जो बैग है वो आपको लेके जाना है, घर से ही आपको अपना थैला लेके जाना है। वो या तो घर से बना हुआ जो कपड़ा है उसे, यानी घर से बने हुए कपड़े का बैग आप लेके जाइए, या फिर जो जूट का थैला आता है उसे आप लेकर जाइए। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। तो खाद्य पदार्थों का जब हम संग्रहण के लिए यानी उसे लाने के लिए प्लास्टिक की जो थैली है उसका उपयोग ना करें। अगला पॉइंट है, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। चौथा है आपका कि जब हमने यूज़ कर ली प्लास्टिक की थैली तो उसे यूज़ करने के बाद हमें इधर उधर उस चीज़ को नहीं फेंकना है। अगला पॉइंट है, हम प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। तो प्लास्टिक की जो थैली होती है या फिर प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं उनको जलाने के भी नहीं चाहिए। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें। जो कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको प्लास्टिक की जो थैली होती है उनमें भी हमें नहीं भरना चाहिए और ना ही बाहर फेंकना चाहिए। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्टिंग आपने पढ़ा है तो उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो अपशिष्ट आपका उसका विवेकपूर्ण आप निपटान कर सकते हो। हम कागज पुनः चक्रित करें। तो कागज को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से पुनः उसका चक्रित, जो साइकिल आपने पढ़ा वो हम कर सकते हैं। चलिए अब आता है 9वां, हम कागज के दोनों ओर लिखे। जो कागज आप यूज़ करते हैं तो उसको एक साइड ना लिख के दोनों साइड आपको लिखना है। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। जो रफ कार्य आपको करना है तो रफ वर्क के लिए आपको स्लेट यूज़ करनी है, क्योंकि रफ कार्य जो होता है वो आपका ले क्या है कि आपने जैसे आप जो सम्स निकालते हो तो वो भी क्या करते हो, पहले आप रफ पे आप निकाल के देखते हो। तो इसी तरह जो रफ कार्य आप कर रहे हो वो उसके लिए आपको स्लेट का यूज़ करना चाहिए, या फिर जो व्हाइट बोर्ड आपके आ रहे हैं मार्कर वाले उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आप लिख रहे हो उसे क्या बाद में रफ करके आप उस जो बोर्ड है आपका वो दोबारा से आप उसे यूज़ कर सकते हो, जिससे जो नोटबुक है वो नोटबुक का आपका एक खर्चा भी बच जाएगा और दूसरा आप जो कचरा है वो भी नहीं बढ़ाओगे। अगला पॉइंट है, अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। तो अभ्यास पुस्तिका जो आपके अभ्यास यानी एक्सरसाइज जो नोटबुक आपके होते हैं उसमें जो कागज़ आपके छूट जाते हैं तो उन्हीं कागजों को आप रफ कार्य के लिए यूज़ कर सकते हो। रफ कार्य के लिए आप अदर से जो अलग से आपकी जो नोटबुक है वो ना खरीदें। अगला पॉइंट है, हम अपने परिवार मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्लास्टिक के जरूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए और उसके बारे में क्या करना है, आपको चर्चा करना, डिस्कशन आपको करना है। अगला अब आपका नोट आता है। नोट में क्या है, नोट आपका है कि हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। क्या बात महत्वपूर्ण है? जो बात महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट जो बात है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, कि जितना अधिक हमने कचरा पैदा किया है उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। तो जितना ज़्यादा कचरा होगा उसे उसकी जो कचरे से छुटकारा पाने के लिए भी हमें क्या होगी, डिफ़िकल्टी हमें होगी। तो जितना कम हम कूड़ा करेंगे उतना कम हमें क्या पड़ेगा, कठिनाई हमें होगी। तो इजीली हम तो इसलिए आपको जो
चैप्टर है इससे हमें ये मिलता है, इससे जो सीख हमें मिली, इसका जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल के आता है ये है कि आपको जो कचरा है वो आपको कचरा जो है वो फैलाना नहीं है। तो जो इसमें आपको जो आपको दिया गया है वर्मी कंपोस्टिंग जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्टिंग या कर्मिक कंपोस्टिंग है इसका यूज़ करके आप जो वेस्टेज है, जो आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।